नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 लीव रूल्स के बारे में। छुट्टियों के नियम और रेलवे कर्मचारियों को या अधिकारी हों किनको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, किस प्रकार से लीव्स मिलेंगी, क्या क्या रिकॉर्ड रहेगा, कौन सी छुट्टी कब ले सकता है, कौन सी छुट्टी एक साथ ले सकता है कर्मचारी। और छुट्टी एक अधिकार नहीं है, एक रियायत है। एक काम करने के साथ साथ आदमी आसानी से काम कर सके और अपने घरेलू काम भी समाप्त कर सके, इसलिए छुट्टी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम लीव रूल्स के 3 पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो तीनों पार्ट बेहतरीन तरीके से कवर किए होंगे। आप में से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ये हाजिरी दे सकते हैं कि हाँ सर, मैंने तीनों पार्ट देखे हैं। तो आप बिल्कुल ये हाजिरी आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है, कनेक्शन बना रहता है, हमें भी पता रहता है कि हाँ इतने कैंडिडेट कंप्लीट वीडियोस देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लीव रूल्स। और ये पार्ट नंबर 4 है। सर कितने पार्ट लेके आएंगे आप बताइए? हर पार्ट के अंदर आपको नई क्वेश्चन मिले या नहीं मिले? मिले ना, शानदार। तो इसीलिए ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लगभग 80 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, 51 to 80। अभी तो इसके बाद में एक पार्ट तो कम से कम आएगा और 2 पार्ट भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन खंगाल के लाएंगे कि लीव रूल से ग्रुप बी एग्जाम हो या ग्रुप सी एग्जाम हो, आप गलत करवा के तो दिखाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूं आरवी सर, और ये हमारी टीम आपका प्रेम है। ये आपकी प्रेम से हमारी टीम आगे बढ़ पा रही है और आप आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारा एक परिवार है, एक फैमिली है, और उस फैमिली के अंदर हम एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। हम एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल के साथ आपको डील कर रहे हैं, जिसके अंदर जितना नॉलेज हमें होता है उतना नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा कमियां हर कहीं रहती हैं, ह्यूमन मिस्टेक हर कहीं रहती है। तो छोटी मोटी कमी आप खुद कई बार बोलने में रह जाती है, कई बार बोलने में गलत चीज़ हो जाती है। तो ये कमियां तो हर आदमी दिन प्रतिदिन अपने कामों से सीखता है, अपने कामों से सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, शुरू में पता नहीं है, लाइट का प्लग लगा हुआ है, प्लग के अंदर फिंगर डालेगा, लेकिन एक बार झटका लग गया तो खुद ही समझ जाएगा कि यार यहाँ तो पंगा है। आप बार बार लाएंगे, रोकेंगे, लेकिन एक बार झटका लग जाने दो उसके। तो ये वो वाली सी बात है। निंदाई करने वाले भी आपकी खूब निंदा करेंगे, हमारी भी करते हैं, आपकी भी निंदा करेंगे। हम चाहे जी जान से तैयारी करवाते रहें, हर व्यक्ति को हम खुश नहीं रख सकते। इसलिए मस्त रहिए, अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जिए, और लगभग लोग आपसे खुश रहने चाहिए, ऐसा आप प्रण लीजिए। शानदार जिंदगी बीतेगी। कई लोग सोचते हैं कि 1 साल बाद अच्छे दिन आएंगे, 2 साल बाद अच्छे दिन आएंगे। अरे जो जी रहे हैं वही अच्छे दिन हैं, उन्हीं को समझकर जीना पड़ता है। चलिए दोस्तों, समय ना बिताते हुए, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के अंदर एलडीसी या प्रमोशनल कोटे की एग्जाम की इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको तैयारी करनी है या रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित पूरा नॉलेज लेना है, तो हमारे चैनल पर आप बने रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके अलावा आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करने का अधिकार भी यूट्यूब ने आपको दिया है, और ज्वाइन बटन पास में ही आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए अलग से हमारी वीडियोस कुछ आने वाली हैं, वहां आप टेक्निकल पोर्शन भी देख सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी 2 प्रकार की फीडबैक हैं, एक तो रेलवे नॉलेज लायंस और एक महाकाल। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है इन सभी पोस्ट के लिए, तो आप स्टडी मटेरियल हमसे मांग सकते हैं। हमारी टीम के पास आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएगी। इन सभी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो बेहतरीन और अपडेटेड स्टैब्लिशमेंट, राजभाषा, टेक्निकल पोर्शन, फाइनेंशियल रूल्स और हर प्रकार के मटेरियल के साथ हम आपको सिलेक्शन की राह पर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रमोशनल कोटे, आप में से काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होंगे। जीडीसी की वैकेंसी भी आने वाली है ग्रुप सी के लिए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन की तरफ, और 51 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी, एलएपी की बात कर रहा है, कैन बी सैंक्शनड एट ए टाइम इन वन स्पेल। आपसे सीधा ये कह रहा है कि एलएपी कितनी मैक्सिमम सैंक्शन की जा सकती हैं। हमने 2-4 छुट्टियों की बात की थी। सबसे पहले तो ये देख लो कि बात किसकी कर रहा है, एलएपी की बात कर रहा है सर। और अगर एलएपी की बात कर रहा है तो ये मिलती कितनी है, तो ये पर ईयर 30 छुट्टी मिलती हैं, 15-15 की, 6 महीने से 15 और फिर 6 महीने से 15, मतलब पर मंथ 2.5 से 2.5 छुट्टी आपको मिलती है, 2.5 लीव आपको मिलती है, ठीक है।
अब सुनिए, इनका आप इनकैशमेंट भी करा सकते हैं, कितनी बार, 6 बार करा सकते हैं। कितनी ती लीव का करा सकते हैं, 10 लीव का करा सकते हैं। इसके लिए एक पास या पीटीओ और प्लस में 1 दिन की लीव की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। और जब आप ये उठाते हैं तो मिनिमम आपके खाते में कितने दिन की छुट्टी बाकी रहनी चाहिए, 30 दिन की छुट्टी उठाने के बाद बाकी रहनी चाहिए। एकदम ही आपको कंगाल नहीं करेंगे। रेलवे प्रशासन ये कहता है कि 30 दिन की छुट्टी बची हुई है तो ही आप पैसा उठा सकते हो, पैसा उठाने के बाद, ठीक है, तभी आप पैसा उठाने के हकदार हो। 2-2 साल के 2 ईयर के ब्लॉक पीरियड में आप एक बार ये पैसा उठा सकते हो, और पूरे सर्विस के अंदर कितनी बार उठा सकते हो, 6 बार। क्या क्या मिलेगा, बेसिक प्लस डीए मिलेगा, जो वर्तमान में आपका होगा वो मिलेगा। उतने 10 दिन की छुट्टी का, भाई महीने में 30 दिन की सैलरी, मतलब 1/3 सैलरी कर लो एक महीने की आपकी, इतना पैसा आपको खर्चा पानी मिल जाएगा मोटा मोटा। ये एलएपी की हमने बात की। सर रिटायरमेंट के समय आप 300 दिन तक की एलएपी इकट्ठी कर सकते हैं। 300 दिन तक का पैसा आपको लास्ट में इनकैशमेंट के रूप में छुट्टियों का पैसा मिलता है, जो वास्तव में आपकी हेल्प करता है रिटायरमेंट के टाइम आपके अमाउंट को बड़ा बनाने के लिए। अब सर मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे एलएपी एक बार में, वन स्पेल में, एक समय में, एक बार में कितनी अधिकतम छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। नॉर्मली 6 महीने से ज्यादा छुट्टी स्वीकृत नहीं करते हैं। 6 मंथ का एक टाइम बाउंडेशन है, 6 महीने से ज्यादा छुट्टी स्वीकृत नहीं करते हैं। लेकिन अगर लीव ऑन हाफ एवरेज पे या मेडिकल छुट्टियों की जरूरत है तो ये मैक्सिमम 1 साल एक बार में, कितने, 2 साल की यानी 24 मंथ की स्वीकृत की जा सकती है अलग अलग बार। बोलो क्लियर। 24 मंथ्स की ये स्वीकृत की जा सकती है एलएचएपी। ये एलएचएपी 10 और 10 मिलती हैं 6 महीने के अंतराल पर, मतलब टोटल 20 मिलती हैं एलएचएपी। 12 महीने की कितनी मिलती हैं, 20। जो रेलवे टीचर्स होते हैं उनको ओनली एलएचएपी मिलती है, उनको एलएपी नहीं मिलती है रेलवे टीचर्स को, और वो भी 1/9/2008 के संशोधन के बाद मिलना चालू हुई है, वरना पहले ये भी नहीं मिलती थी। जो टीचरों की स्कूल की छुट्टियां आती हैं केवल वही मिलती थी। कुल मिला के यहां हमने कहा कि 6 महीने की छुट्टी एक साथ सैंक्शन हो सकती है। आरपीएफ के लिए 28 मंथ तक है, ध्यान रखना। आरपीएफ के लिए अगर बात करें स्टडी लीव की, पढ़ाई के लिए छुट्टी की, तो स्टडी लीव 12-12 महीने की 2 बार आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो 1 बार और ले सकते हैं, और अगर आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी 3 बार ले सकते हैं। अगर आपकी सर्विस 5 साल की होनी चाहिए और आप जो भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो उसमें पास होके आना है, और रेलवे को उसके कारण बेनिफिट होना चाहिए। उसके अलावा आने के 3 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, रिजाइन नहीं दे सकते। ये कई रूल हैं, ये स्टडी लीव से रिलेटेड है। मैटरनिटी लीव, जब बच्चे को जन्म देती हैं महिलाएं तो उस समय भी आपको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती हैं। ये पहले 135 दिन की हुआ करती थी, लेकिन ये 1/9/2008 से ये 180 दिन की 6 महीने की कर दी गई। ये मैटरनिटी एक्ट 1961 के तहत ये छुट्टियां मिलती हैं कुल मिला के। इसके अलावा अगर पैटर्निटी लीव की बात करें तो पिताजी को भी मिलती हैं, 15 दिन की छुट्टी मिलती हैं। मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों ही लीव आपको जो मिलती है ये बड़े 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती हैं, 2 से ज्यादा बच्चों के लिए ये नहीं मिलेंगी। गोद लेने पर भी मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव मिल जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें हैं। अगर अविवाहित महिला है फिर भी अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो भी मैटरनिटी लीव लागू होंगी। जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, डीआरएम या सीडब्ल्यूएम या हेडक्वार्टर में जीएम, ये इस चीज को सैंक्शन कर सकते हैं। पीसीपीओ के पास भी पावर होती है। तो कुल मिला के ये छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर महिला नसबंदी करवाती है, एक प्रकार से स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन करवाती है, उस समय उसके रेलवे कर्मचारी जो होता है उसके हस्बैंड को 7 दिन की छुट्टी मिलती है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर कितने दिन की, 7 दिन की छुट्टी मिलती है। ध्यान रखना हमेशा, महिला अगर नसबंदी करवाती है तो। ये छुट्टियों की भी बात की। इसके अलावा और कौन सी छुट्टी होती है, लीव नॉट ड्यू होती है सर। मतलब आपके खाते में अगर एक भी छुट्टी नहीं है आपके खाते में, तो फिर आपको फ्यूचर एलएपी का भरोसा देकर और मैक्सिमम पूरी सर्विस के अंदर 360 दिन की लीव नॉट ड्यू मिलती है सर। 360 डेज की लीव नॉट ड्यू के साथ मेरे पास तो कोई छुट्टी नहीं है, भविष्य में एलएचपी मिले जो हाफ एवरेज पे लीव मिले उनसे काट लेना मेरी छुट्टियां। तो आपको लीव नॉट ड्यू पूरी सर्विस के अंदर कितनी मिलती हैं, 360 मिलती हैं। एक आपने ईओएल सुना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं है आपके पास और आप बीमार भी नहीं है, यहाँ तो बीमारी के कारण मिलती है लीव नॉट ड्यू। अगर आप बीमार भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं चाहता, वेतन नहीं चाहता, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, तो नौकरी नहीं तो वेतन नहीं, इस आधार पर आप जो छुट्टियां ले सकते हैं वो मैक्सिमम कितने साल की ले सकते हैं,
5 साल की छुट्टी ले सकते हैं। तब तक प्रशासन, अगर छुट्टी ली है आपने तो फिर कोई कार्रवाई नहीं करेगा आपके ऊपर प्रशासन। दूसरी चीजें आप ये बताइए कि इनमें से क्या, जब आप काम नहीं तो वेतन नहीं, ऐसी छुट्टियां आपने स्वीकृत करा ली, तो क्या आपके बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? गजब सवाल निकाल के लाए हैं आपके लिए हम। कर्मचारी कह रहा है काम नहीं करूंगा 5 साल, 4 साल मान लो, 4 साल के लिए लीव अप्लाई कर दी, छुट्टी उसके पास है नहीं, वो कह रहा है काम नहीं तो वेतन नहीं, छोड़ो मुझे एक बार, और 4 साल के लिए छुट्टी लगा दी कर्मचारी ने। अब बताओ उसके बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। समझ गए, बच्चों को शिक्षा भत्ता मिलने का प्रावधान है। तो कुल मिला के ईओएल, ये सभी प्रकार की छुट्टियां कुल मिला के कितने साल से ज्यादा नहीं हो सकती? 5 साल से ज्यादा की छुट्टी आपको नहीं दी जा सकती। एलवीएचक्यू क्या होता है? हेडक्वार्टर लीव होती है, हेडक्वार्टर को छोड़ते समय आप डेट भरते हैं और एचआरएमएस में पूरा प्रावधान है। हमने एस्टेब्लिशमेंट के लिंक में एचआरएमएस ई ऑफिस बहुत सारे, कल कम से कम 8 से 10 अपडेटेड पीडीएफ अपलोड की हैं, आप उन्हें देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। ठीक है, बाइलैंग्वेल हैं, कुछ चीजें इंग्लिश में भी हैं, कुछ हिंदी में भी हैं सारा। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर दोस्तों पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा पूरा समझा दिया। इससे ज्यादा छुट्टियां क्या पूछोगे, और बात कर लेंगे आगे। फिर भी आपको देखना नई क्वेश्चन नजर आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ हाफ लीव एट एवरेज पे कैन बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ स्टडी लीव। क्या पढ़ाई की छुट्टियों के स्थान पर एलएचपी लगा सकते हो क्या? क्या अध्ययन अवकाश के बदले औसत आधे अवकाश का रूपांतरण स्वीकार किया जा सकता है क्या? जैसे मान लो अध्ययन अवकाश तो फिक्स है कि आपको कितना मिलेगा, तो आपको सामान्य परिस्थिति में कितने मंथ का मिलेगा? 24 मंथ या फिर 2 साल का मिलेगा। और अगर आप पीएचडी या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो 36 महीने का मिलेगा। और ये एक स्पेल में 12-12 महीने पर आपको सैंक्शन कराना पड़ेगा, एक साथ पूरा नहीं मिलेगा। फिर भी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, जैसे मान लो डॉक्टरी के लिए 5 साल का टाइम है, वो उस पीएचडी के लिए मैक्सिमम कितने साल में पीएचडी कर सकते हो? 5 साल के अंदर। अब आप 3 साल में पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो रेल पैसा मांगेगी आपसे, क्योंकि पास हो के ना है। तो आप 1 साल और चाहते हैं कि इस साल तो मैं जोड़ लगा के पास हो ही जाऊंगा, तो अब आप क्या कर सकते हैं? क्या एलएचएपी दे सकते हैं क्या? और दे सकते हैं तो कितने दिन दे सकते हैं? कोई आदमी पीएचडी कर रहा है, तीसरे साल फेल हो गया, अब अगर रेलवे में जाता है तो फिर मारा गया। क्यों? रेल कहेगी पैसा दो, पास होने का वादा किया था। तो आप कहेंगे यार और छुट्टी ले लेता हूं, इस साल तो पास हो ही जाऊंगा। तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टियां और करने की रहती हैं, वरना तो फिर आपको ईओएल लेनी पड़ेगी, अवैतनिक छुट्टी, कि काम नहीं तो पैसा नहीं। बोलो कितना शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपका। तो इसीलिए आप इस कंडीशन अगर ऐसी बनती है तो आप 6 महीने तक की एंटायर सर्विस पीरियड में, इसीलिए याद रखा करो एलएपी भी एक साथ कितनी सैंक्शन हो सकती है? 6 मंथ की। 6 महीने वाली चीजें बता देता हूं। एलएपी भी 6 महीने की सैंक्शन हो सकती हैं, और मैटरनिटी लीव है ये भी कितने मंथ की मिलती हैं? 6 मंथ की मिलती हैं। किसी भी कर्मचारी को नॉर्मली सस्पेंड किया जाता है SF1 से, तो 90 दिन के तक का ही सस्पेंशन होना चाहिए और 50% गुजारा भत्ता मिलेगा। अगर 90 दिन से ज्यादा बढ़ाते हो तो 6 महीने तक भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। अगर आपके ऊपर केस है ब्राइबरी का, घूस ली है, अगर आपने रिश्वतखोरी की है, तो 6 महीने तक सस्पेंड रह सकते हो, और इसको बढ़ाकर प्रशासन 75% भी कर सकता है, मतलब 25% इंक्रीज कर सकता है आपकी इस चीज को। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। तो 180 दिन आपकी स्टडी लीव के अंदर एलएचपी जोड़ी जा सकती हैं, हाफ पे लीव जोड़ी जा सकती हैं। हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट इज एलएचपी क्रेडिट फॉर 1 मंथ? एक महीने में एलएचपी मिलेंगी कितनी? एलएपी की बात नहीं कर रहा है, एलएचपी। इसको तो आप याद कर लो, एलएपी और एलएचपी, और बड़े शानदार तरीके से याद कर लो। कैसे सर? ऐसे याद कर लो कि एलएपी तो जो मिलती हैं, ये एलएपी तो 6 महीने के स्पेल में 15 दिन की, फिर 6 महीने के स्पेल में 15 दिन की, मतलब ये तो मिलेंगी जनवरी में और ये मिलेंगी आपको जुलाई में। और ऐसे ही एलएचपी जो जनवरी में मिलेंगी ये 10 मिलेंगी, और जुलाई में मिलेंगी ये 10 मिलेंगी, मतलब टोटल मिला के। और ये 1 साल की मिलती हैं 30, और ये मिलती हैं कितनी? 20 सर, 1 साल की। तो सर ये 1 साल की हुई, तो ये तो 1 महीने की पूछ रहा है, तो बताइए साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 1 महीने की निकल के आ जाएगी, 4 से काट देंगे तो 5 बार, और ये 4 से काट देंगे तो 3 बार। 5/3 छुट्टी, 5/3 यानी 1.6, ये वाला, इतनी छुट्टियां कर्मचारी को मिल सकती हैं। बोलो क्लियर है दोस्तों, आ रहा है समझ में? तो कुल मिला के 1 महीने के लिए HLAP कितनी मिलती है, तो इस हिसाब से क्रेडिट होती है। LAP अगर आप अनुपस्थित हैं
तो जितने दिन अनुपस्थित है उसमें 10 का भाग देकर कम कर दी जाती है 15 में से। ये जो 15 मिलनी थी ना, जैसे मान लो आप 10 दिन अनुपस्थित रह गए, अनुपस्थित का मतलब हो गया कोई सी छुट्टी नहीं लगाई, काम नहीं तो पैसा नहीं वाला काम किया है। तो अगर आप 10 दिन अब्सेंट रह गए, यहां लिख रहा हूं 10 दिन अब्सेंट रह गए, तो 10 का भाग देके एक छुट्टी आपको कम मिलेगी। अगले 6 महीने के लिए छुट्टियां कितनी मिलेंगी? केवल 14 लीव्स आपको मिलेंगी, 14 छुट्टियां ही मिलेंगी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। जितने दिन आप अनुपस्थित रहते हो ये दिन कभी भी आपकी किसमें नहीं जुड़ते हैं? सर्विस में नहीं जुड़ते हैं। मान लो आप अनुपस्थित रह गए 1 साल, अब आप 10 साल बाद कह रहे हो एमएससीपी दे दो, एमएससीपी दे दो, एमएससीपी दे दो। क्यों दे दें भाई? 10 साल नौकरी की आपने, 1 साल तो आप अनुपस्थित थे। तो सर्विस पीरियड में कभी भी टाइम नहीं गिना जाता है अनुपस्थिति का, ना रिटायरमेंट के समय गिना जाता है। इस बात को क्लियरली आप ध्यान रखें। तो किस दर से क्रेडिट होती हैं? इस दर से। एलएचएपी मैक्सिमम कितनी ली जा सकती हैं? 24 महीने की ली जा सकती हैं। आरपीएफ स्टाफ को कितनी मिल सकती हैं? 28 महीने की एलएचएपी मिल सकती हैं। इसके अलावा एलएचएपी 1/9/2008 से रेलवे जो टीचर हैं उनके लिए भी लागू कर दी गई 20 एलएचएपी। बोलो क्लियर? उनके लिए एलएपी तो आज भी उन्हें नहीं मिलती हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है एलएचएपी का? अगर आप लीव नॉट ड्यू ये वाली देते हैं, जो पूरी सर्विस में मैक्सिमम 360 दिन की दे सकते हैं आदमी बीमार होने पर, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 360 छुट्टियां आदमी ले सकता है। तो ये फ्यूचर एलएपी के डिडक्शन के आधार पर ही, कि मुझे जब आगे एलएचएपी मिले तब मेरी काट लेना, आज तो दे दो मुझे छुट्टी, आज मेरी तनख्वाह बनती रहे, मेरा परिवार चलता रहे। इस प्रकार से बात की जाती है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आपसे कह रहा है टोटल एलएचएपी, एचएलएपी भी लिख सकता है, हाफ लीव एवरेज पे या लीव हाफ एवरेज पे बातें की है। एचएलएपी क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ वर्किंग, 6 महीने के अंदर आपको कितनी एलएचएपी मिलेंगी? तो अभी तो बोला हमने कि 6 महीने के अंदर आपको एलएचएपी कितनी मिलेंगी? 10। ये तो एलएचएपी मिलेंगी सर। और आपको एलएपी कितनी मिलेंगी? ये 15 मिलेंगी 6 महीने के अंदर। याद रखें दोस्तों इस बात को, 15 और 15 पूरे साल की, ये 30 हो गई, और ये कितनी हो गई? 20। हाफ पे लीव होती है, ये डबल करती हैं अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो। हाँ जी सर। इसके बाद में कह रहा है अगला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एचएलएपी हॉलीडेज इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। मतलब एचएलएपी अधिकतम कितनी इकट्ठी कर सकते हो, ये सवाल पूछना चाह रहा है। जमा कितनी कर सकते हो? जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि आप जैसे एलएपी जमा करते हैं, तो आपने सुना होगा कि एलएपी तो मैक्सिमम कितनी जमा होगी? 300। या फिर ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिले 300 + 15 तो भी ओके है, क्योंकि 15 खर्च करने के लिए मिलती हैं, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से एलएचएपी या एचएलएपी जो है ये मैक्सिमम कितनी जमा की जा सकती हैं? तो सर ये कितनी जमा की जा सकती हैं? अनलिमिटेड। आपकी छुट्टियां हैं, बीमार हो जाओगे तो अपने को काम में ले सकते हो। मैक्सिमम कितनी भी छुट्टी ली जा सकती है, ध्यान रखना। एचएलएपी जो है ये मैक्सिमम अनलिमिटेड ली जा सकती हैं, अनगिनत छुट्टियां आप ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अवकाश अधिकतम कितने दिनों की खाते में जमा करने की, सैंक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये आपके अकाउंट में कितनी रह सकती हैं, तो नो लिमिट अनलिमिटेड की बात की गई है। बोलो क्लियर है दोस्तों? ये 300 दिन की छुट्टी ये कौन सी होती है? एलएपी लीव ऑन एवरेज पे लास्ट में 300 दिन का पैसा मिलता है। एक कमेंट सेक्शन में आपने पूछा था कि सर ये जो 10-10 दिन की 60 दिन का लिव एनकैशमेंट करा लेंगे वो उनको फिर 300 की मिलेंगी क्या? बिल्कुल मिलेंगी, वो तो सर्विस के दौरान 60 दिन का पैसा उठा सकते हो आप। उसके अलावा आप पूरे 300 दिन का रिटायरमेंट के अंदर आप क्या ले सकते हैं? पैसा उठा सकते हैं इन चीजों का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगला पूछ रहा है हाउ मेनी डेज एलएपी, एपीएल यानी एवरेज पे लीव या लीव ऑन एवरेज पे बिकम पेएबल इन 6 मंथ। 6 महीने में कितने दिन की एलएपी मिलती है? जैसे वो एचएलएपी तो 10 मिलती थी, लेकिन ये कितनी मिलती है? 15। एक तो जनवरी में मिलेंगी आपको 15 और एक आपको जुलाई में मिलेंगी 15। मतलब हर महीने की 2.5 छुट्टी, 2.5 लीव आपको ये मिलती है। पूरे साल में 15 और 15 कितनी लीव मिलती हैं आपको? 30 दिन की छुट्टियां पूरे साल में मिलती हैं। लास्ट में आप 300 दिन का रिटायरमेंट के टाइम, मतलब एक प्रकार से 10 मंथ का रिटायरमेंट के टाइम आप इनकैशमेंट कर सकते हैं। सर्विस में रहते हुए 6 बार आप 10 दिन की छुट्टी का पैसा उठा सकते हैं, 10-10 दिन की, और हर बार 2 साल का गैप होना चाहिए आपके लीव के अंदर। पैसा जो मिलेगा वो बेसिक प्लस डीए मिलेगा। असली सैलरी यही होती है आपकी, बाकी एचआरए तो रहने के लिए, टीपी आने जाने के लिए, तो बेसिक प्लस डीए मिलेगा। दूसरी चीज इसके लिए आपको
एक तो आपको पास, अपना पास या पीटीओ आपको कुर्बान करना पड़ेगा, प्लस में एक लीव कुर्बान करनी पड़ेगी। ये पास और लीव वाला रूल किन पर लागू नहीं होगा? रनिंग कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बाकी सारे कर्मचारी हैं रनिंग कर्मचारी के अलावा उन पर ये चीजें लागू होंगी। बोलो क्लियर है दोस्तों? शानदार गजब तरीके से हमने ये सारी बातें, और जब आप ये पैसा उठा रहे होंगे 10 दिन का, तो उसके बाद में आपके खाते में कम से कम कितने दिन की छुट्टी बचनी चाहिए? 1 साल की छुट्टी, यानी 30 छुट्टियां जो मिलती हैं, 30 दिन की छुट्टियां आपको 1 साल में जितनी मिलती है ना उतनी, मतलब 30 दिन की छुट्टियां आपके खाते में शेष रहनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारा नॉलेज हमने यहाँ से ले लिया। चलिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एलएपी? एलएपी की मैक्सिमम संख्या क्या है? तो हमने कह दिया था कि 300 + 15 लिखा हुआ आ जाए तो वो भी सही है। लास्ट में 300 + 15 के हिसाब से आप रिटायर होते रहते हैं, तो उस समय का आपका बेसिक प्लस क्या मिलता है? आपको डीए मिलता है। ध्यान रखना, एक आप रिटायरमेंट के समय एक आपका मेडिकल खर्चा भी आता है। मेडिकल खर्चा क्या आता है? मेडिकल खर्चा ये आता है कि अगर आप मेडिकल फैसिलिटी चाहते हैं तो आपकी लास्ट की 1 महीने की सैलरी काटी जाती है। ध्यान रखना, और 1 महीने की सैलरी नहीं काटी जाएगी तो अगर ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स हैं, अगर ऑफिसर्स की बात की जाए ए और बी, सी और डी, इस प्रकार से लेवल 5 लेवल की बात होती है यहाँ, तो सबसे ज्यादा पैसा 1,20,000 रुपए काटा जाता है अधिकारियों का। उसके बाद 78,000 काटा जाता है। उसके बाद मतलब 1 मंथ की, जिसकी कम पैसा होता है उसके 1 मंथ की सैलरी काट लेते हैं एक प्रकार से। ऐसा अगर कोई हेल्पर रिटायर हो रहा है, कोई टेक्नीशियन रिटायर हो रहा है, तो 1 मंथ की सैलरी काट लेते हैं, अगर टेक्नीशियन 3 वगैरह है तो। अगर लेवल 5 से ऊपर है तो फिर तो उसको पूरा चीरा देना पड़ेगा। 78,000 ऑफिसर्स हैं तो 1,20,000 वर्तमान में ये आपको लास्ट में कुर्बानी देनी पड़ती है मेडिकल के लिए। तो आप कहेंगे सर मेडिकल में एक चीज और भी तो की है कि 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी अगर आप आउटडोर फैसिलिटी नहीं लेते हैं तो। सर ये क्या है, ये क्या बला है, इसको समझाना जरा। तो ये है कि अगर रेलवे जो हॉस्पिटल है वो आपके घर से 1.6 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, और अगर आप आउटडोर फैसिलिटी, देखो आउटडोर फैसिलिटी होती है डॉक्टर के पास गए, दिखा के दवाई ले आए फ्री में। इंडोर फैसिलिटी होती है वहीं एडमिट हो गए, एडमिट होने के बाद का इलाज। तो एडमिट होने के बाद का इलाज तो हमेशा ही रेलवे कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद भी फ्री है, लेकिन आउटडोर फैसिलिटी आपके हाथ में होती है। आप और आपके स्पाउस जो आप पर डिपेंडेंट है उनके लिए अगर आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तब तो ये 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस फैसिलिटी का त्याग करते हैं कि हम तो जब ज्यादा बीमार हो तो हमें तो एडमिट ही कर लेना, तो उस समय आपको ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे इंडोर फैसिलिटी की केस में। हर महीने आपकी इसके अंदर जुड़ के आ जाएंगे दोस्तों, कुल मिला के हर महीने की पेंशन के अंदर। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाला हिसाब किताब रहता है 1,000। ये लगभग 2017 में ये मामला चालू किया गया था, उससे पहले ये चालू नहीं था। और ऐसे ही जब कर्मचारी की डेथ होती है 2020 में ये मामला भी चालू किया गया कि इंस्टेंट 25,000 रुपए उसके दाग संस्कार के लिए और उसके लास्ट में जितने भी कार्यक्रम होते हैं किसी कर्मचारी की डेथ के ऊपर उनको फिनिश करने के लिए 25,000 रुपए का इंस्टेंट अमाउंट रेलवे अपने फंड से देगा। ऐसा 2020 में ऐसी चीज भी की गई। चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे आगे। ये चीजें रिलेट करते हैं तो याद रहती हैं, और याद रहती हैं तो कभी ना कभी तो सही होंगी हमारी। मैक्सिमम एनकैशमेंट ऑफ लीव इन एंटायर टेन्योर, आपसे कह रहा है कि पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम कितने छुट्टियों बुनाई जा सकती हैं, कितनों का पैसा उठाया जा सकता है। तो हम कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैक्सिमम 60 डेज का आप पैसा उठा सकते हो। कितनी बार उठा सकते हो? 6 बार। कितने साल का गैप होना चाहिए? 2 साल का गैप होना चाहिए। और बाद में आपके खाते में कितनी छुट्टी बचनी चाहिए? 30 दिन की छुट्टी बचनी चाहिए। ये तो सर्विस के दौरान है। और रिटायरमेंट के टाइम आप कितनी छुट्टियों का पैसा उठा सकते हो? 300 का। एलएपी का पैसा उठा सकते हो। एलएपी 300 नहीं है तो फिर इसमें एलएचएपी डबल करके जोड़ दी जाती है। एलएचएपी डबल करके जोड़ दी जाती है और फिर आपको पैसा दिया जाता है। बोलो क्लियर? डबल करके का मतलब ये हो गया कि आपके खाते में मान लो 200 ही छुट्टियां हैं और ये वाली है 60, तो बताइए 60 के आधे करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो मतलब कुल मिला के 200 और 30 230 दिन का आपको पैसा मिल जाएगा। एलएचएपी थोड़ी सी मदद तो करती है आपकी। बोलो क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाओ ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले। जब इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है और आप लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो लाइक में क्या कंजूसी करना, एक लाइक में ही कंजूसी करते रहते हैं। तो लाइक करने और शेयर करने से
हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लाइक किया करें ताकि हम और बेहतरीन काम करें आपके लिए। हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इज गिवन ऑन द स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन ऑफ द रेलवे वर्कर्स वाइफ। अगर मान लो रेलवे कर्मचारी है, उसकी वाइफ है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या नहीं हो या हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, अगर उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया है, नसबंदी ऑपरेशन, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाया है, तो कितने दिन का स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल सीएल मिलेगी उस कर्मचारी को। तो कितने दिन की स्पेशल सीएल मिलेगी? डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर 7 डेज की, 7 दिन की उसको छुट्टी मिलेगी। लेकिन पुरुष कर्मचारी अगर खुद नसबंदी करवाता है तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। बोलो क्लियर है? तो ये 7 डेज की छुट्टी का नियम आप याद रखें, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रन बी एक्सेप्टेबल टू ए रेलवे एम्प्लॉइज हु इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे लीव? ये तो बात हमने कर ली कि अगर क्या असाधारण या अवकाश, बिना वेतन अवकाश पर रहने वाले रेलवे कर्मचारी को बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता स्वीकार्य होगा। कोई कर्मचारी ये कह रहा है कि मैं तो काम भी नहीं करूंगा और पैसा मत दो, 5 साल के तक की तो छूट है ही उसके पास, 5 साल तक मान लो वो काम पर नहीं आए, 5 साल तक तो रेलवे भी कहता है कि हम आप पर कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अगर वो ऐसा करता है तो क्या उसके बच्चों को सीईए मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखना, बच्चे हकदार हैं उस चीज के, रेलवे उनके बच्चों के ऊपर मार नहीं करती है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति बन गई हो, तो इसीलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वर्तमान में कितना मिलता है? 2 बच्चों के लिए मिलता है, ध्यान रखें। और 2 बच्चों के लिए कब तक मिलता है? 12th क्लास तक मिलता है। सर ये 12th कब से करें, फर्स्ट से चालू करें क्या? नहीं, फर्स्ट से पहले भी 3 बार मिलता है। एलकेजी, यूकेजी और प्रेप, 3 क्लासों के लिए मिलता है। एलकेजी, यूकेजी और प्रेप। सर पहले तो ये 2 का ही था, हाल ही में 2 साल पहले रेलवे बोर्ड ने ऑर्डर निकाल के ये कहा है कि फर्स्ट से पहले आप कितने कितने साल का दो? 3 साल का दो। फर्स्ट से पहले एलकेजी, यूकेजी और प्रेप, और फिर फर्स्ट से 12th क्लास तक का दे दो। सर 12th के बाद में कॉलेज में डिप्लोमा के तहत, अगर डिप्लोमा के तहत एसबीएफ फंड से पैसा मिलता है, स्टाफ बेनिफिट फंड, जिसकी स्थापना 1931 में की, और हर कर्मचारी के प्रति ईयर, हर साल कितने रुपए डिडक्ट होते हैं? 800 रुपए कटते हैं। हर साल 800 रुपए जो कटते हैं वो इसीलिए कटते हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन पर खर्चा होता है, कल्चरल एक्टिविटीज पर खर्चा होता है, और कई जगह खर्चा होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर डिप्लोमा के सर मिलते कितने हैं? 18,000। लेकिन अभी डीए बढ़ गया है तो इसमें भी बढ़ने की उम्मीद है कि ये भी 5/4 से गुणा करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन वर्तमान में 18,000 ही करें आंसर। 2 बच्चों तक ये मिलता है। सर मिलता कितना है? अगर बच्चा डे स्कॉलर है, अगर बच्चा क्या है? डे स्कॉलर। सर डे स्कॉलर क्या होता है? और अगर बच्चा हॉस्टलर है, सर हॉस्टलर, अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टलर कहलाएगा, और दिन के दिन स्कूल जाकर आ गया तो डे स्कॉलर कहलाएगा। तो अगर बच्चा डे स्कॉलर है तो वर्तमान में 33,750 रुपए सालाना मिलते हैं, जो पहले 27,000 हुआ करते थे। ये बात भी क्लियर कर देता हूं, डीए जब 50% बढ़ा तो ये भी 25% बढ़ गए। तो ये पहले 27,000 हुआ करता था, वर्तमान में 33,750। अगर हर महीने का पूछे तो 12 का भाग दे लेना सर, ये 12 महीने का है, ये 12 मंथ का है। अगर हर मंथ का पूछे तो 12 से डिवाइड कर लेना, क्या दिक्कत है? ऐसे ही हॉस्टलर जो बच्चा होगा उसको इसका 3 गुना मिलेगा, 1,01,250 ये मिलेगा। ये सर 12 महीने का है, और ये 12 महीने का है, और अगर इसको 1 महीने का देखना है तो आप भाग दे लो, आपका 1 महीने का आ जाएगा, 12 का भाग दे लेंगे तो। सर ये कितने बच्चों तक मिलता है? 2 बच्चों तक। सर दूसरे बच्चे अगर जुड़वा हो जाएं तो फिर सबका मिलेगा, 3 बच्चों का मिलेगा। फिर आपकी कोई कमी थोड़ी है उसके अंदर, बच्चे दूसरे जुड़वा हो गए तो फिर तीनों बच्चों का पैसा मिलेगा। और क्या है सर? अगर बच्चा डिसेबल्ड है, अगर बच्चा कैसा है? डिसेबल्ड है, अगर बच्चा दिव्यांग है, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको डबल मिलेगा। डे स्कॉलर भी डबल कर दो और हॉस्टलर बच्चे का भी डबल कर दो, ध्यान रखना। तो 67,350 के लगभग डबल कर दो ना इसको। ये डिसेबल्ड बच्चे का डे स्कॉलर का पैसा मिलेगा 1 साल का, और इसको डबल करेंगे तो 2,02,500 इतना उस बच्चे का हॉस्टल का पैसा मिलेगा। तो रेलवे बम्पर तरीके से आपको इस प्रकार की सुविधा देती है, लेकिन बच्चे सच्चे ही अच्छे, खेलते हुए अच्छे लगते हैं। डिसेबल्ड बच्चे की मनोकामना
पैसे के लिए नहीं की जा सकती, ये केवल एक सहारा है, एक समर्थन है सरकार की तरफ से, ताकि उसका लालन पालन और पोषण अच्छे से किया जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि क्या कर्मचारी के बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, याद रखें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट आता है, एक ध्यान रखना, एचआरए भी मिलता है। जो कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहता है और उसके पास छुट्टी नहीं है, तो उसको कर्मचारी को एचआरए मिलेगा हमेशा। रह तो रहा होगा ना कहीं एचआरए, ये गजब सवाल है, आप भूल से गलत कर दोगे। एचआरए भी मिलता है उस कर्मचारी को। विद इन विच पीरियड शुड द कंपेंसेटरी लीव या कंपेंसेटरी रेस्ट बी गिवन? कई बार आप अपनी ड्यूटी के दिन, आप अपने रेस्ट के दिन ड्यूटी कर लेते हैं सर, ऐसा तो बहुत बार होता है। और फिर जब आप घर जाते हैं या जब आपका मन करता है, तब आप उस जगह सीआर ले लेते हैं, इसे सीआर बोलते हैं। सीआर का मतलब कंपनसेटरी रेस्ट ले लिया मैंने। भाई सर मेरा तो सीआर है, सीआर किया हुआ है। सीआर किया हुआ होना का मतलब क्या हुआ? ड्यूटी के दिन नौकरी की है, तो फिर आपको कभी ना कभी जब आप चाहो तब छुट्टी ले लेना। सामान्यतः नियम ये है कि ये कितने दिन में लिया जाना चाहिए? 1 महीने में लिया जाना चाहिए। बाकी सबके अलग अलग रूल है। कई वर्कशॉप में हमने ये भी सुना है कि ये 7 दिन के लिए अलाउड रखते हैं कि 7 डेज के अंदर। रीजन ये है कि जॉब के हिसाब से सुपरवाइजर इस चीज को फिक्स कर देते हैं। अगर आपकी ऐसी जॉब है जो वास्तव में इमरजेंसी वाली जॉब है, और अगर आपको 1 महीने का टाइम दे देंगे, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जिस दिन काम होगा या कोई मीटिंग होगी या जिस दिन इमरजेंसी काम होगा, आप कहोगे सर मेरा तो सीआर है। तो इसलिए 7 दिन में लेना जरूरी होता है, ऐसा वर्कशॉप में करके रखते हैं। नॉर्मली अगर आपका आंसर आता है तो 1 मंथ आंसर करिए, ये वर्कशॉप की अलग मन मर्जी है। विद इन 1 मंथ, 1 महीने में आपको कंपनसेटरी रेस्ट लेना पड़ेगा। सुपरवाइजर या इमीडिएट सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है कि वो 2-4 दिन ऊपर या नीचे, ये कॉम्बिनेशन वाली बात है। कागजी कार्रवाई 1 महीना कहती है। आया क्या समझ में थोड़ा बहुत? और किस किस ने आज तक लाइफ में सीआर लिया है, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इतना तो लिख ही सकते हो मैंने सीआर लिया है, इतना तो लिख ही सकते हो। कम से कम आपकी उपस्थिति हमें दिखेगी कमेंट सेक्शन में कि जिंदा हैं लोग। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाइए कि हाँ सर आई विल टेक सीआर। सर्विस में कभी तो लिया होगा सीआर, और नहीं लिया तो लिखिए मैंने कभी सीआर नहीं लिया। कंपनसेटरी रेस्ट होता है छुट्टी के दिन ड्यूटी करना, उसका लाभ आप कभी भी ले सकते हैं। 1 महीना टाइमिंग है सर उसका, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन कह रहा है, इज देयर ए मैक्सिमम लिमिट फॉर हॉस्पिटल हॉलीडे या हॉस्पिटल लीव? हॉस्पिटल के लिए जो मतलब सिक लीव की बात कर रहा है, ये सीधा सीधा एलएचएपी की बात कर रहा है। मैक्सिमम कितनी ली जा सकती हैं? तो एलएचएपी मैक्सिमम कितने मंथ की ली जा सकती हैं? 24 मंथ। क्या 24 मंथ ऑप्शन में नहीं है? तो फिर आरपीएफ की बात कर रहा है। आरपीएफ कर्मचारी कितने मंथ की ले सकते हैं? 28 मंथ की ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम जो एचएलएपी है वो कितने मंथ की ली जा सकती हैं? 28 मंथ्स की ली जा सकती हैं। एचएलएपी का लीव नॉट ड्यू से भी बहुत कनेक्शन है। ये मैक्सिमम पूरी सर्विस में कितने दिन की ली जा सकती हैं? 360 दिन। फ्यूचर एलएचएपी डिडक्ट होंगी। एलएचएपी आपको 10 6 महीने की, फिर 10 6 महीने की, कुल मिला के 10 और 10 पूरे साल में कितनी मिलती है? 20। एक्यूमुलेटेड जमा कितनी कर सकते हो? अनलिमिटेड कर सकते हैं सर जमा। ये यहाँ एलएपी की तरह नहीं है कि 300 या 300 + 15 ही जमा कर पाए। अनलिमिटेड, अनगिनत आप छुट्टियां ये इकट्ठी संचयी कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपने पास। और एक साथ ले कितनी सकते हो? 24 महीने की। और आरपीएफ स्टाफ कितने की ले सकता है? 28 महीने की ले सकता है। सर 6 महीने की क्या ले सकते हैं? एलएपी ले सकते हैं सर 6 महीने की। सर 3 महीने की छुट्टी कब मिलती है? जब महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा हो और उसको थोड़ा रिलीफ देना हो, तो 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है। बोलो क्लियर। सर 1 साल का क्या मामला है, इसको कैसे जोड़ोगे? कि स्टडी लीव लेनी होगी तो 1-1 साल की सेंक्शन करानी पड़ेगी। नॉर्मल कैंडिडेट को 2 बार मिलेंगी 1-1 साल की, 2 साल तक। पीएचडी या डॉक्टर को 3 साल की मिलेंगी। ठीक है ना, ये हमने बात की सारी। आगे बढ़ जाते हैं इससे। 64 नंबर क्वेश्चन, इज देयर ए मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पेशल डिसेबिलिटी वेकेशन? मतलब एक प्रकार से कोई अगर विशेष विकलांगता छुट्टियों के लिए कोई मैक्सिमम अधिकतम कोई सीमा है क्या? आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि विकलांगता छुट्टियों के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या? 1 महीना, 6 महीना, 1 साल या 24 महीने? तो 2 साल मैक्सिमम, 2 साल से ज्यादा स्पेशल डिसेबिलिटी लीव नहीं दी जा सकती।
ये बाकायदा रूल बुक में लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट कोड और इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट मैनुअल में लिखी हुई हैं। इसके कितने वॉल्यूम हैं? इसकी 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अलग अलग किताबों में अलग अलग चैप्टर है। इसका चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट क्लास में बोला था। ये लीव रूल से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ये छुट्टियों से संबंधित है। इसका पैरा 501 से 556 ये इन्हीं छुट्टियों से। एलएपी का किसमें जिक्र है? 523-24 में। एलएचएपी किसमें है? मैटरनिटी लीव किसमें है? स्टडी लीव किसमें है? ये सारी कल की क्लास में हमने लिखी थी। इसी का चैप्टर नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 किसको कहता है? स्टाफ बेनिफिट फंड। कितना पैसा देते हो? 800 रुपए पर महीने, नहीं 1 साल का। ये कब से देने लगे? 2014 से पहले 500 दिया करते थे, उसके बाद में ये 800 रुपए हो गया आपका। और 2019-20 से इसके अंदर मानसिक प्रताड़ना को भी शामिल किया गया। एसबीएफ की स्थापना 1931 के अंदर हुई। और स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। हाल ही में हमने बात की थी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 12वीं के बाद में जो डिप्लोमा के पैसे मिलते हैं 18,000 रुपए साल के, वो एसबीएफ फंड से ही मिलते हैं। कृत्रिम दांत लगाने के 5,000 रुपए एक दांत के लिए एसबीएफ फंड से मिलते हैं। सारे दांत दोबारा लगवाने हो तो 10,000 रुपए एसबीएफ फंड से ही मिलते हैं। एसबीएफ फंड से बारात घर तैयार करवाया जा सकता है, कल्चरल एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, डीआरएम कब खिलवाया जा सकता है, स्काउट और गाइड की गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, मानसिक संतुलन के लिए काम किए जा सकते हैं, रेलवे जिम के लिए काम किया जा सकता है, रेलवे स्विमिंग पूल के लिए काम किया जा सकता है। हर प्रकार की स्काउट और गाइड या कोई महिलाओं सशक्तिकरण कैंप लगाया जा सकता है। रेलवे कर्मचारी या उसकी फैमिली के बच्चों के लिए कोई कंपटीशन कराया जा सकता है। एसबीएफ के अंदर डिवीजन लेवल पर सीनियर डीपीओ हेड होता है, वही डील करता है इसको। और जोनल लेवल पर पीसीपीओ हेड होता है, वही ये सारे डिसीजन ले सकता है। बोलो क्लियर? कमेटी में यूनियन के सदस्य भी होते हैं और भी कई सदस्य होते हैं, तो ये सारे मिलकर और इसे डील करते हैं। तो बताइए विकलांगता छुट्टियां अधिकतम सीमा क्या है? 24 दिन से 24 महीने से ज्यादा नहीं, मतलब 2 साल से ज्यादा नहीं। हाँ जी सर। यहां कह रहा है अगला, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स इन इंडिया? सीधा सीधा ये कह रहा है कि ऑफिसर्स हैं वो स्टडी लीव लेना चाहते हैं। सर नॉर्मली भारत सरकार के अंदर 4 प्रकार की नौकरियों का प्रावधान है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। कुल मिला के ये गजिटेड पोस्ट मानी गई है रेलवे के अंदर। ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप सी में भी एसएससी लेवल तक आते हैं, सुपरवाइजर होते हैं लेवल 7 तक आते, ग्रुप सी और डी की पोस्टें होती हैं। अब देखो कुल मिला के स्टडी लीव कौन सैंक्शन करेगा? तो सर स्टडी लीव 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो आप स्टडी लीव इंडिया के अंदर करते हैं और एक स्टडी लीव आप एक्स इंडिया के अंदर करते हैं। एक्स इंडिया का मतलब इंडिया के अलावा, एक्सक्लूडेड इंडिया, बाहर विदेश में करते हैं आप, ठीक है। तो अगर विदेश में स्टडी करते हैं और इंडिया में स्टडी करते हैं, कौन सैंक्शन कर सकता है, किसके पास पावर है? यहां बात कर रहा है केवल ऑफिसर्स की, ग्रुप सी और डी की बात नहीं कर रहा, केवल ऑफिसर्स की बात कर रहा है। तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि अगर इंडिया के अंदर अगर स्टडी करनी है तो ऑफिसर्स को के अंदर जनरल मैनेजर को भी, जीएम जो होते हैं उनको भी पावर है विथ रेगुलेशन के साथ इंडिया के अंदर। लेकिन एक्स इंडिया के अंदर जीएम को कुछ पावर है, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री को से अप्रूवल लेना जरूरी है ऑफिसर्स के लिए। रेलवे बोर्ड अगर अथॉरिटी देता है आपको तो फिर ऑफिसर्स के लिए इंडिया से बाहर। दूसरी चीजें, अगर कोई सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाया जा रहा है तो फिर उसके लिए एक्स इंडिया लीव की जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के साथ साथ उसके बाहर ही बेनिफिट दिखाकर और फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब रूल के अंदर रूल है, सीधी सी बात यह है। हमने सारी बातें आपके सामने रखी। तो जनरल मैनेजर नॉर्मली वो अथॉरिटी होता है जो आपकी ये लीव सैंक्शन कर सकता है। बोलो क्लियर है? तो यहां तक हमने बात की। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की। आज हमें टारगेट ले रहे हैं हम, आज हमें बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए फटाफट बात करते हैं। वेदर आउट ऑफ इंडिया स्टडी लीव एक्सेप्टेबल फॉर सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया। वही बात मैं कर रहा हूं कि अगर भारत में किसी चीज की पढ़ाई के लिए, अगर इंडिया के अंदर पढ़ाई के लिए अगर आपके पास लीव है, सब्जेक्ट हैं, अगर वो सारे भारत में वो सब्जेक्ट सारे चल रहे हैं, तो क्या आउट ऑफ इंडिया की लीव सैंक्शन की जा सकती हैं? भारत में अगर उपलब्ध है तो सीधी सीधी तो नहीं की जा सकती सर, सीधी बात ये है।
ये जनरली बात की जा रही है। कोई स्पेशल सब्जेक्ट हो जिसके बेनिफिट्स दिखाए जाएं कि यहाँ कम है वहां ज्यादा है, तो फिर सैंक्शन कर सकता है। हर प्रकार की अथॉरिटी होती है रेलवे बोर्ड के पास, नियमों तकात को चेंज कर सकता है रेलवे बोर्ड। तो कुल मिला के यहाँ पर कह रहा है कि भारत में अगर कोई सब्जेक्ट पहले से ही है तो आप क्या विदेश जाएंगे, तो इसका मतलब विदेश आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस बात का क्लियरली ध्यान रखें। इसके अलावा 67 नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जल्दी से जल्दी हम सारे क्वेश्चन कवर कराएं, इसलिए हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। हु इज एबल टू एक्सेप्ट स्टडी लीव फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय। नॉन गजेटेड जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी कौन सैंक्शन करता है। कुल मिला के स्टडी लीव कौन सैंक्शन करता है, तो यहां कह रहा है पीसीपीओ कर सकता है या डीआरएम कर सकता है, सीनियर डीपीओ कर सकता है, जनरल मैनेजर कर सकता है, तो बिल्कुल पीसीपीओ कर सकता है, और डिवीजन के अंदर डीआरएम उनकी स्टडी लीव सैंक्शन कर सकता है। फुल पावर है इनके पास। पीसीपीओ भी मतलब सेम रैंक के अधिकारी हैं। ये सीधी सी बात ये है कि आपको अगर आपके सुपरवाइजर ने छुट्टी नहीं दी तो उससे दूसरे के पास चले जाओ, उसने नहीं दी तो उससे ऊपर चले जाओ, उसने नहीं दी तो उससे ऊपर चले जाओ। तो कुल मिला के सब पावर सबके पास होती है। तो ऐसे ही पीसीपीओ के पास पावर होती है, डीआरएम के पास भी पावर होती है। पीसीपीओ एसबीएफ कमेटी का हेडक्वार्टर लेवल जोनल लेवल पे हेड होता है। डीआरएम जो है इसके पास कई प्रकार की पावर होती है। सीजी अपॉइंटमेंट जो कंपैशनेट ग्राउंड अनुकंपा भत्ता मिलता है, अनुकंपा भर्ती होती है, नौकरी मिलती है ना अनुकंपा पे, वो वाली नौकरी पे लेवल 6 तक का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, डीआरएम कर सकता है। लेकिन लेवल 7 का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जीएम करेगा। लेकिन सेफ्टी से जुड़ी हुई सारी जो लेवल 6 की पोस्ट है उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, जीएम करेगा, विशेष प्रावधानों के साथ। लेकिन एसएससी सुपरवाइजरी वाली पोस्टों पर बचना चाहिए हमेशा अनुकंपा नियुक्ति के लिए। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मिल रहा है तो ही आपको अनुकंपा नियुक्ति देनी है। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब किसी परिवार में अगर रेलवे कर्मचारी की डेथ हो गई और ये डेथ ऑन ड्यूटी हुई है तो रेलवे के नियम ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर उस परिवार के बच्चे को या फिर स्पाउस को नौकरी दी जाए। उस परिवार में उस व्यक्ति की जो पत्नी है वो भी नौकरी ले सकती है और वो अपनी इच्छा से अपने बच्चे को भी नौकरी दिला सकती है। अब रही बात ये कि क्या अगर उस कर्मचारी ने 2 शादियां कर रखी हैं तो क्या दूसरी पत्नी को नौकरी मिल सकती है क्या। तो अगर पहली वाइफ समर्थन कर दे कि हाँ ठीक है हमें नहीं, इस दूसरी वाइफ को नौकरी दे दो, तो दूसरी वाइफ को नौकरी देने का प्रावधान भी है, याद रखना। लेकिन पहली वाइफ का समर्थन होना चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं, अगर मान लो एक बच्चा है 18 साल का, एक बच्चा है 15 का, 18 साल का बच्चा बहुत पाखंडी है और मदर चाहती है कि छोटे वाले को नौकरी मिले, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, प्रशासन क्या करेगा बताइए। उनकी माता जो चाहती है वो ये चाहती है कि छोटे वाला थोड़ा समझदार लड़का है इसको नौकरी मिलनी चाहिए, तो क्या उसको दी जाएगी। उसके 18 साल तक का होने पर भी इंतजार किया जाएगा, या 17 साल पे जीएम से परमिशन मांगी जाएगी, या उससे पहले रेलवे बोर्ड से परमिशन मांगी जाएगी, या सीधा सीधा रेलवे प्रशासन द्वारा ये कह दिया जाएगा कि नौकरी तो बड़े वाले को ही मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो कमेंट सेक्शन भर दो पूरा, क्या ऐसा हो सकता है क्या, कभी ऐसा मामला फंसा है। चलिए दोस्तों इन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे हम जब टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीटली। अभी तो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है सर, एमसीक्यू सीरीज यानी हर वीडियो में केवल आप ये देखते हैं कि हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं और डिटेल में मुंह से बोलकर डेटा देते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा, आपको पता लगेगा कि टॉपिक ऐसे भी पढ़ा जाता है। ब्लर कर रहा है क्या, मान जा रहे, ये ब्लर करता है कई बार, मैं आपके पास आ जाता हूँ ना थोड़ा सा तब तो ये मान जाता है, और जब हम दूर रहते हैं तब ये ब्लर करता है। देखें अब मान जाएगा क्या, ठीक है मान तो रहा है थोड़ा, देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों तो यहां से आगे अगला कह रहा है अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अवकाश कौन कर सकता है, पीसीपीओ या डीआरएम, ये इन दोनों के पास ही पावर होती है। अगला कह रहा है हाउ मेनी मेडिकल ऑफिसर्स कैन बी अलाउड स्टडी लीव फ्रॉम ईच रेलवे। सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि हर रेलवे से, वैसे तो ये क्लियरली नॉट फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है ये कि हर रेलवे से मेडिकल ऑफिसर्स कितने स्टडी लीव पर जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह इसका आंसर 3 भी देखने को मिला है। लेकिन वर्तमान में नॉट फिक्स्ड आता है तो नॉट फिक्स्ड पर प्रावधान आप रखें, याद रखना स्टडी लीव पर मेडिकल ऑफिसर्स। चलिए दोस्तों हाउ मेनी मंथ्स ऑफ स्टडी लीव कैन बी एक्सेप्टेड फॉर डूइंग पीएचडी इन मेडिकल कैटेगरी। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि स्टडी लीव पीएचडी करते समय आप कितने दिन की स्टडी लीव ले सकते हैं। स्टडी लीव का प्रावधान ही ये कहता है क्या कि आपको 12-12 महीने पर 12 मंथ के लिए एक बार आपको करवानी पड़ेगी सैंक्शन,
12 मंथ के लिए एक बार सेक्शन करानी पड़ेगी, फिर 12 मंथ के लिए दोबारा सेंक्शन करानी पड़ेगी स्टडी लीव। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो एक बार 12 महीने और मिल जाएंगे, और अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी 12 महीने। मतलब पीएचडी और डॉक्टर इन दोनों के लिए तो है 36 महीने, 36 मंथ या 3 ईयर्स। और इन दोनों जनरली कोई पर्सन पढ़ाई करना चाहता है तो मैक्सिमम बता रहा हूँ ये 24 महीने। किसी आदमी की पढ़ाई 1 साल की है तो 1 साल की छुट्टी लेगा अगला। ये स्टडी लीव आपको तभी दी जा सकती है जब आपकी कम से कम 5 साल की सर्विस हो जाए, और आप ये वादा करके जाओ, बॉन्ड भर के जाओ कि मैं जो परीक्षा है उसमें पास होके आऊंगा, फेल हो गया तो आते ही आपने जो पैसा मुझे दिया है वो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। रेलवे का उसमें बेनिफिट होना चाहिए। आने के बाद में 3 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, रखना 3 साल तो आपको रेलवे में नौकरी करनी पड़ेगी। भले ही छोड़ो, रेलवे का पैसा दे दो जो आपने पढ़ाई की थी उस समय दिया था रेलवे ने। नौकरी तो आपने की नहीं ना, नौकरी आपने नहीं की, पैसा दिया रेलवे ने तो दिया तो वापस जमा करा दो, चले जाओ जाए। लेकिन 3 साल बाद, 3 साल और 1 दिन भी हो जाए तो फिर रिजाइन कर सकते हो आप, आपके पास पूरा मौका होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एजीएम एम्पावर्ड टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव ऑफ ग्राउंड सी एम्प्लॉय? क्या ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए जो एजीएम होता है, जीएम से जस्ट नीचे वाला पद होता है एडिशनल जीएम, उसके पास पावर होती है क्या एक्स इंडिया लीव के लिए? बिल्कुल, कुछ मामलों में होती है। क्या एजीएम के पास ग्राउंड सी के कर्मचारियों की भारत से बाहर जाने की छुट्टी की स्वीकृति होती है क्या? अच्छा, एजीएम और भारत से बाहर, भारत के अंदर की तो है लेकिन भारत से बाहर जाने की छुट्टी की नहीं होती इसके पास, ध्यान रखना, नो कहेंगे हम यहां पर दोस्तों। जीएम के पास होती है कुछ मामलों में, वो भी लिमिटेड रेलवे बोर्ड की परमिशन के साथ और लिमिटेड नियम कायदों में। लेकिन ए एडिशनल जो जीएम होता है उसके पास एक्स इंडिया लीव की कोई स्वीकृति नहीं होती, नो कहेंगे दोस्तों हम। आ रहा है समझ में? चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who is the competent authority to grant ex India leave to officers and to give NOC certificate? सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि ऑफिसर्स को एक्स इंडिया लीव, भारत के बाहर जाने के लिए छुट्टी देनी है। यहां पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है भारत से बाहर जाने की छुट्टी देनी है ऑफिसर्स को और एनओसी सर्टिफिकेट देना है। तो कौन होगा इनमें से, बताइए, सक्षम प्राधिकारी कौन होगा ऑफिसर्स के लिए? यहां कह रहा है एडिशनल जनरल मैनेजर, एजीएम, जनरल मैनेजर, पीसीपीओ या नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड से परमिशन मांगनी पड़ेगी ऑफिसर्स को अगर आपको बाहर जाना है तो। कुछ मामलों में ये जो पावर डेलीगेट कर रखी है ना, ये जीएम को कर रखी है दोस्तों। कुछ मामलों के अंदर पावर जो डेलीगेट कर रखी है, किसको कर रखी है? ऑफिसर्स के लिए जीएम को पावर दे रखी है एक्स इंडिया लीव जाना है तो। और डिवीजन के अंदर डीआरएम के पास पावर है अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी का कर्मचारी है तो, याद रखना। बोलो याद रह जाएगा? वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टिंग लीव ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय? नॉन गजेटेड कर्मचारी की बात हो रही है ग्रुप सी और डी की, और वर्किंग इन द बोर्ड एंड गिविंग एनओसी सर्टिफिकेट। इनको एनओसी सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो एक्स इंडिया लीव तो ब्रांच ऑफिसर एंड एनओसी बाई एडीआरएम, इस प्रकार की बात यहां की जा रही है। पीसीपीओ देगा, जीएम देगा, एडिशनल जनरल मैनेजर देगा। तो ये नॉन गजेटेड एम्प्लॉई हैं और इनको केवल छुट्टी देने की बात हो रही है, ध्यान रखना। केवल किसकी बात हो रही है? छुट्टी। तो छुट्टी तो अगर यहाँ इमीडिएट सुपरवाइजर होता तो वो भी छुट्टी दे सकता है, लेकिन एनओसी तकात की बात हो रही है तो ब्रांच ऑफिसर का लेना देना हो गया। जिस ब्रांच में जो डिपेंड करता है वो ब्रांच ऑफिसर देगा फिर वो सारी चीजें। इमीडिएट सुपरवाइजर छुट्टी भी दे सकता है, लेकिन एनओसी सर्टिफिकेट जो देगा वो ब्रांच ऑफिसर से रिलेटेड मामला हो गया। और कहीं भी ब्रांच ऑफिसर नहीं लिखा हुआ और एनओसी एडीआरएम यानी एसएजी लेवल का अधिकारी होगा। एनओसी कौन देगा? एसएजी लेवल का अधिकारी। जैसे सर अधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो ग्रुप बी में आप जाते ही सबसे पहले कौन से ऑफिसर बनेंगे? जूनियर स्केल ऑफिसर बनेंगे। कौन से ऑफिसर बनेंगे? जूनियर स्केल। जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा आप सीनियर स्केल ऑफिसर बन जाएंगे सर। सीनियर स्केल ऑफिसर बनने के बाद में जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा आप जेजी में आने लग जाएंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और ये जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होती है ये ब्रांच ऑफिसर होते हैं सारे। सीनियर डीपीओ, सीनियर डीईएन, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएमई, सीनियर डीडब्ल्यू, सीनियर डीओएम और एएमएम, सीनियर एओएम, कुल मिला के इस प्रकार की सारी पद जितने भी होते हैं ये ब्रांच ऑफिसर के, ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होते हैं। लगभग इनकी 78,400 बेसिक पे होती है, 78,400। लेकिन ये सारे ब्रांच ऑफिसर चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द प्रमोशन हो और हम एसएजी में आने लग जाएं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आने लग जाएं।
सारे ब्रांच ऑफिसर की एक ख्वाहिश रहती है कि हम जल्द से जल्द हमारा प्रमोशन हो और एसएजी में। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक इनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। आप ताजुब करेंगे कि इनका बेसिक 1,44,000 कुछ हो जाता है, बेसिक डबल हो जाता है, लगभग डबल से थोड़ा सा कम। तो इसीलिए, और पावर्स इनके पास अनगिनत पावर्स आ जाती हैं। तो कुल मिला के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ब्रांच ऑफिसर जो है वो प्रमोट होके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पर जाता है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड फिर एचएजी लेवल पर जाता है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। और फिर रेलवे बोर्ड मेंबर वगैरह लेवल 17-18, जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल 18 आता है, उसकी सैलरी। 7 सीपीसी में कुल 18 लेवल थे, लेकिन रेलवे में लेवल कितने हैं? 17। रेलवे बोर्ड मेंबर या जीएम है, ये लेवल 17 के अंदर आते हैं। 7वें सीपीसी का हमारा वीडियो देखना, डिटेल में बताया हुआ है कि लेवल 18 हाईएस्ट सैलरी जो सेंट्रल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मानी गई वो 2.5 लाख प्लस डीए, और शौकत, शान शौकत सारी मिलेंगी, बंगला गाड़ी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के 2.5 लाख प्लस डीए लेवल 18 की पोस्ट होती है। लेकिन जीएम और रेलवे बोर्ड मेंबर लेवल 17 है, तो 2,25,000 प्लस में डीए इनको मिलता है। ठीक है सर, तो ये बात की हमने 72 नंबर क्वेश्चन की। थोड़ा सा जल्दी जल्दी और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 73 कह रहा है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टिंग लीव ऑफ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज वर्किंग इन यूनिट। अगर इकाइयों में कार्यरत कोई है, कर्मचारी है, तो उनकी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए कौन करेगा? तो इमीडिएट सुपरवाइजर इकाइयों में कार्यरत है, इमीडिएट, जो तुरंत जिसके नीचे आप काम कर रहे हो। कोई एसएससी के नीचे काम कर रहा होगा, कोई खुद एसएससी है तो वो जो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है उसके नीचे काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल है तो एडब्ल्यू, एसएनटी है तो एएसटी, ऑपरेटिंग है तो एओएम। इस प्रकार से कुल मिला के हम बात कर सकते हैं यहाँ कि इमीडिएट सुपरवाइजर जो होगा उससे छुट्टी लेगा। लेकिन हर आदमी छुट्टियों में बंधा हुआ है कि अगर 15 दिन तक की छुट्टी ली जाए तो किससे ली जाएगी? इमीडिएट सुपरवाइजर। और ब्रांच ऑफिसर के पास फिर ज्यादा दिन की पावर है। बोलो क्लियर है? तो ये पावर्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो सब देख लेंगे इस चीज को। चलिए दोस्तों, 74, इज जीएम एम्पावर्ड टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव ऑफ ऑफिसर्स। क्या जीएम के पास पावर है कि वो ऑफिसर्स की एक्स इंडिया लीव को स्वीकृत कर सके? तो जीएम के पास पावर नहीं है। डेलीगेशन रेलवे बोर्ड कर देता है तो जीएम कर सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं है। जीएम को अगर डेलीगेट कर दिया कि ठीक है आगे से तुम इनको देख लेना मामलों को, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जीएम के पास ऑफिसर्स को भारत के बाहर छुट्टी जाने के लिए पावर नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी, इसके आगे, विच हॉलीडे कैन नॉट बी गिवन कंबाइंड विद कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ, सीएल के साथ कौन सी छुट्टियां नहीं जोड़ी जा सकती? तो ये सीसीएल, एक्स इंडिया लीव, मैटरनिटी लीव। ये देखो पहला ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन है, ज्वाइनिंग टाइम नहीं लिया जा सकता, एलएपी नहीं ली जा सकती, एलएचएपी नहीं ली जा सकती। कुल मिला के इन छुट्टियों के साथ आप सीएल नहीं लगा सकते। सीएल तो ओनली आप स्पेशल सीएल के साथ लगा सकते हो, या फिर सीआर कंपेंसेटरी रेस्ट के साथ लगा सकते हो। सीएल तो स्पेशल सीएल या फिर कंपनसेटरी रेस्ट के साथ ही आप लगा सकते हो। इन छुट्टियों के साथ आप साथ नहीं संयोजित किया जा सकता। इनके साथ सीएल के साथ लगातार एलएपी, एलएचएपी या फिर आपके ज्वाइनिंग टाइम, ये सारी चीजें। सीएल एक है आकस्मिक छुट्टी। अब किसी भी कर्मचारी को जो सीएल मिलती हैं वो मैक्सिमम जो ओपन लाइन स्टाफ है उनको 10 सीएल मिलती हैं, और डीआरएम ऑफिस वाले या फिर हेडक्वार्टर ऑफिस वाले या ऑफिशियल कर्मचारी होती है उनको 8 + 2 आरएच मिलती हैं, ध्यान रखना। अगर इनमें से हैंडीकैप्ड लोग हैं तो प्लस में 4 कर देना, और अगर ये पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हैं तो प्लस में 3 कर देना। इस प्रकार से ये लीव्स मिलती हैं, इन लीव का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। कैन द ज्वाइनिंग टाइम बी गिवन एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। क्या पहली नियुक्ति पर ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है? नहीं मिलेगा पहली नियुक्ति पर, ध्यान रखना। पहली नियुक्ति पर ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। नियुक्ति देने के बाद पहले दिन आपको 10 दिन यहाँ रख लिया और फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया तो मिलेगा। जैसे मान लो कई बार नियुक्ति दे देते हैं कि 10 दिन तक यहाँ रह जाओ, चलो यार तुम वहां संभाल लो, तुम्हारा परमानेंट ट्रांसफर वहां कर देते हैं तो मिल जाएगा। लेकिन इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। कितना मिलता है ज्वाइनिंग टाइम? सर 1000 किलोमीटर तक अगर आपका ट्रांसफर किया गया है इसके अंदर तो आपको 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। 1000 किलोमीटर से अगर 2000 किलोमीटर तक आपका ट्रांसफर किया गया है तो 12 डेज का टाइम मिलेगा।
और अगर 2000 किलोमीटर से ऊपर का ट्रांसफर किया है तो आपको 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम अगर आप नहीं लेते हैं 6 महीने में ले सकते हैं, नहीं लेते हैं तो एलएपी में जुड़ जाएगा, आपकी लीव ऑन एवरेज पे में जुड़ जाएगा ज्वाइनिंग टाइम। और अगर पता लग गया कि आपने एयर से ट्रेवल किया है, बाई एयर ट्रेवल किया है, तो किसी भी कंडीशन में कितना ही दूर गए हों, आपको 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाने पर 12 डेज की ही लीव दी जाएंगी। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में नहीं कंसिडर की जाएंगी, ध्यान रखना। और इसी समय अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर किया है तो आपको सीटीजी भी मिलता है। सीटीजी की फुल फॉर्म होती है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर आपका ट्रांसफर कर दिया तो फिर आपको पैसा भी मिलेगा, छुट्टियां तो मिलेंगी मिलेंगी, सामान ले जाने के लिए, माल ढुलाई के लिए, सबके लिए पैसा मिलेगा। कैसे? आपका जो भी बेसिक प्लस डीए है और आपके एक महीने की सैलरी है उसका 80% 20 किलोमीटर से ज्यादा पर मिलेगा। 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ट्रांसफर हुआ है तो 80% पैसा मिलेगा। और अगर 20 किलोमीटर के अंदर हुआ है आपका ट्रांसफर, 20 किलोमीटर के अंदर, तो फिर आपको इसका 1/3 मिलेगा, 1/3, 33 से ही 1/3% या 33.33%। बोलो ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि पहली नियुक्ति पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, पहली नियुक्ति पर ज्वाइनिंग टाइम, इस बात का आप क्लियरली ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब देखिए वेदर, यहां कह रहा है वेदर द ट्रांसफर टू ए न्यू, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वेदर द ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट एट द सेम स्टेशन और इन विच द हाउस चेंजेस आर नॉट लोकेटेड फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर स्टेशन इज एम्प्लॉय गिवन द टाइम फॉर ज्वाइनिंग और नॉट। कई बार आपको, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, एक ही स्टेशन पर या एकदम एक ही हेडक्वार्टर के अंदर आने वाले यहाँ के आदमी का ट्रांसफर थोड़ी दूर हो जाता है, और अगर थोड़ी सी दूर हुआ है और उसका जो होम लोकेशन है, हाउस चेंजेस आर नॉट लोकेटेड, मतलब एक प्रकार से हाउस चेंज नहीं हुआ है, क्वार्टर चेंज नहीं किया है, तो क्या अब उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलना चाहिए? और क्या उसको अब सीटीजी मिलना चाहिए? बताइए। तो कुल मिला के यहाँ केवल ज्वाइनिंग टाइम की बात कर रहा है तो ओनली एक दिन का ग्रांट किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी यहाँ है और यहाँ पोस्टिंग कर रहा है, और अगर 1 किलोमीटर दूर दूसरा ऑफिस है उसमें उसका पोस्टिंग हो गई, तो इसका मतलब अब सीटीजी 33 से 1/3 नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। और ज्वाइनिंग टाइम जो मिनिमम 10,000 किलोमीटर के अंदर का जो 10 दिन था वो भी नहीं मिलेगा। केवल कितने दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा? 1 दिन में, वरना सरकार का, रेलवे बोर्ड का सारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा दोस्तों। इतना पैसा अगर देने लगे और वो इजीली 1 दिन में आदमी ज्वाइन कर सकता है वहां पे, और होम और चेंज नहीं हुआ, हाउस चेंज नहीं हुआ आपका, तो रूल्स के अंदर रूल्स हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कल को आप कहीं आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं। हाँ जी सर, 78 नंबर क्वेश्चन, व्हाट लीव कैन बी डन फॉर सिक लीव? सिक लीव अगर आप मान लो मेडिकल छुट्टी लेना चाहते हैं तो कौन सी छुट्टी लगानी पड़ती है? मेडिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर HLAP लगानी पड़ती है, हाफ लीव एट एवरेज पे या लीव ऑन हाफ एवरेज पे। बोलो क्लियर? ये आप सिक लीव के दौरान लगाएंगे। कैजुअल लीव है, इसकी बात हमने करी ली, 8 मिलती है ऑफिस वालों को, प्लस में 2 RH मिलती हैं, ओपन लाइन स्टाफ को 10 मिलती हैं, हैंडीकैप्ड कर्मचारी है तो प्लस 4 कर दो, और अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं तो प्लस में 3 कर दो। एवरेज पे LAP जो मिलती हैं ये साल की 30 मिलती हैं, 15-15 मिलेंगी आपको जनवरी में और जुलाई के अंदर, और आप 6 बार पैसा उठा सकते हैं 10-10 छुट्टियों का, 2-2 साल के गैप पर। 30 दिन की छुट्टी खाते में रहनी चाहिए, पास या PTO सरेंडर करना पड़ेगा, 1 दिन की छुट्टी भी लगानी पड़ेगी। ये रेलवे कर्मचारियों के लिए, जो रनिंग कर्मचारी हैं उनके लिए लागू नहीं है ये चीज़, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव है, CCL है, ये 730 डेज की मिलती है, मतलब एक प्रकार से कितने साल की? 2 साल की, पहला 1 साल और दूसरा 1 साल। पहले 1 साल 100% सैलरी मिलेगी और दूसरे 1 साल के लिए केवल सैलरी कितने % मिलेगी? 80% सैलरी मिलेगी। केवल कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए, और 18 साल तक के जब बच्चे हो जाएं तब तक के लिए आप ले सकते हैं। मिनिमम कितने दिन? 5 दिन की लेनी पड़ेगी। साल में कितनी बार? 3 बार ले सकते हो, लेकिन सिंगल मदर है तो 6 बार ले सकती है। मैक्सिमम कितने दिन की? कंपिटेंट अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। अरे ठीक है, अब तो लाइक करने का फर्ज बताया, इतनी चीजें बता दी एक साथ एक सांस में, तो आप भी एक बार सांस रोक के और फटाफट एक बार लाइक दबाइए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, इतनी सारी चीजें हमने जानी। अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लीव नॉट ड्यू इज बेस्ड ऑन। बताइए लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू का मतलब ड्यू कोई लीव नहीं है, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है साहब, मुझे तो कम से कम कृपया करके, मैं बीमार हूं और मुझे लीव नॉट ड्यू दे दो। तो अपनी पूरी सर्विस के दौरान जो रेलवे के अंदर 360 आप लीव नॉट ड्यू
ले सकते हैं, 360 दिन की आप छुट्टियां ले सकते हैं, जिन्हें फ्यूचर LHAP से काटा जाएगा कि बाद में मुझे मिलने वाली जो हाफ एवरेज लीव है, जो 6 महीने की, फिर 6 महीने की, पूरे साल के अंदर कितनी मिलती हैं, 20 या 5/3 के हिसाब से मिलती हैं। तो ये वाली हर महीने, तो हाफ LHAP टू बी क्रेडिटेड इन फ्यूचर, इनके बिहाफ पर आपको ये लीव मिलेगी। CL की बात कर ली, LAP की बात कर ली, CCL की बात कर ली, कुल मिला के ये सारी हमने बातें कर ली। हाँ जी, आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल कह रहा है, इन ए ईयर हाउ मेनी डेज लीव LAP इज गिवन टू द रेलवे स्कूल टीचर्स। रेलवे स्कूल टीचर्स को कितनी LAP मिलेगी? आप कहेंगे सर 20 मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। LAP की तो हमने बात ही नहीं की, LAP स्कूल टीचर्स को नहीं मिलती, उनको तो केवल क्या मिलती है, LHAP मिलती है। और ये भी कृपा उन पर कब की गई, 1/9/2008 से की गई। उसी समय MACP के कुछ प्रावधान किए गए, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। उसी समय महिलाओं की 135 दिन की मैटरनिटी लीव को, जो 1961 से चली आ रही थी, उनको 180 दिन या 6 महीने किया गया उसी समय से। और अगर आप 28 दिन के अंदर बच्चा मर गया तो आपको 2 मंथ की ही छुट्टियां दी जाएंगी। मिसकैरेज हो गया तो 45 डेज की छुट्टियां दी जाएंगी। कार्य क्षेत्र पर हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, तो 90 डेज की स्पेशल CL मिल सकती। इतनी सारी चर्चाएं दोस्तों हमने कर ली, आ रहा है मजा? तो कुल मिला के इस प्रकार से रेलवे जो टीचर्स हैं उनको LAP नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी क्लास, लीव रूल्स पार्ट 4। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। शानदार तरीके से फाइनेंशियल रूल्स, ऑपरेटिंग में ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्शियल रूल्स, ATVM, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। इंग्लिश के रूल्स हैं हर प्रकार के, और प्रीवियस ईयर पेपर भी। लेकिन दोस्तों हर चीज़ में समय लगता है, जल्दबाजी हमारी आदत नहीं है। हम चाहे काम स्लो कर ले, लेकिन परफेक्ट काम करने में विश्वास रखते हैं। डेली आप में से जितने भी एडमिशन हुए हैं उनको हम लिंक के अंदर डेली टॉपिक्स ऐड कर रहे हैं। कल भी आप एस्टेब्लिशमेंट लिंक खोल के देखना, हमने 8 से 10 अपडेटेड PDF उसमें ऐड की हैं और वो आपको शो करेंगी। तो इसलिए आप उन्हें पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और शानदार तरीके से आगे बढ़िए दोस्तों। और हमारी टीम और आप साथ मिलकर जरूर सफलता पाएंगे, जल्द से जल्द सफलता पाएंगे। तो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इन एग्जाम्स के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए अपना नाम, पदनाम, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, और हमारी टीम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। वर्तमान में एडमिशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम एक बार एडमिशन रोकने के बारे में विचार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी टीम प्रोवाइडेशन में चीज़ें कर पा रही है, नई चीज़ें अपडेट कर पा रही हैं। इसीलिए हम विचार कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर हम विचार करेंगे कि एडमिशन एक बार रोके जाएँ या रेगुलर रखें, ताकि उनको रेगुलर डेज पे आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, वो चीज़ वहाँ से तैयार कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब पर भी ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है मेंबर्स के लिए भी हम शानदार क्लासें लेके आएंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए मेहनत थी, काफ़ी आपके लिए बोलते हैं, इतनी क्लासें लेते हैं तो कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने कमिटमेंट कर दिया कि संडे की छुट्टी रखेंगे। उसके अलावा जहाँ तक प्रयास है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की 8 मार्च की एग्ज़ाम है, उस हिसाब से भी हमें काम करना है और बहुत सारा मैटर आपको रेडी करके देना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रेलवे नॉलेज चैनल को इतना समय दिया और हमारी क्लास को आपने देखा, आपने सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ये था रेलवे नॉलेज चैनल और मैं हूं RV सर। विदा लेता हूं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी नौकरी करते रहिए, जहां रहिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, ये दुखों का कारण है, लेकिन सुख भी ढूंढने वाला मनुष्य ही है। फिर मिलेंगे आपसे। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करिए, ध्यान रखिए और अपने आसपास वातावरण को ऐसा खुशनुमा बना दीजिए कि वास्तव में आप कुछ कर सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां आपका होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नए सेशन में, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।